जय हिंद दोस्तों। अभी देखने वाले हैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं बता दिया हूं, आप लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ऑब्जेक्टिव आपको 70 में 70 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिसमें से आपको 35 ही रंगना है, ठीक ना। तो 35 बना दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए, यह है फिजिक्स का। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो यहाँ पर आ गया है, देख लीजिए, खंड ब यानी कि सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको 10 का ही आंसर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर 10 का आंसर मैं दे देता हूँ, क्योंकि 10 ही बनाना होता है 20 में से। तो पहला क्वेश्चन है स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है। स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है, तो चलिए इसका आंसर अभी हम देख लेते हैं। हाँ, तो देख लीजिए, एक का आंसर यहाँ पर आ गया है। आप लोग यहाँ से वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। क्या कह रहा है, स्थिर विद्युत से अभिप्राय किसी वस्तु की सतह पर निर्मित हुए विद्युत आवेश से है। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह विद्युत प्रवाह एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, आपको इसमें ये लिखने पर आपको 2 में 2 दे देगा। चलिए, एक का आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक जाओ, कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चालक की प्रतिरोधकता क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। चलिए 2 नंबर का आंसर अभी हम देख लेते हैं, 2 का, ठीक है, 2 का आंसर। तो चलिए 2 का आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देख लीजिए, ये है 2 का। लिखिए, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। और इसका जो SI मात्रक होता है वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। एक बार फिर से बोल देता हूँ। कह रहा है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध के बराबर होती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चालक की प्रतिरोधकता। और इसका जो SI मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है, शक्ति गुणांक से आप क्या समझते हैं। शक्ति गुणांक, तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। शक्ति गुणांक, तो देख लीजिए, यह है 3 नंबर का आंसर। शक्ति गुणांक की परिभाषा, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा विभवांतर यानी कि वोल्टता के मध्य कलांतर की कोज्या को शक्ति गुणांक कहते हैं। अर्थात यदि वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर थीटा हो तो शक्ति गुणांक cos थीटा होगा। यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा, तो आपको 2 में 2 फिक्स है कि आपको देगा, ठीक है ना। देख लीजिए, ऐसे तो यहाँ तक लिखिएगा, फिर भी 2 में 2 देगा, लेकिन इतना लिख दीजिएगा ज़्यादा तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कि इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको देख लीजिए, क्रांतिक कोण भी लिखना पड़ता है और अपवर्तनांक भी लिखना पड़ता है, ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए जो छोटा छोटा है उसको ही हम लोग बना देते हैं। कह रहा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखें। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण, तो 2 गुण कौन कौन सा है लिख देते हैं। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 1 नंबर प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण, चुंबकीय पदार्थों के गुण ने। 1 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। 1 नंबर ये गुण हो गया। अब 2 नंबर इसका देख लीजिए, सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण अलग अलग होता है। बस यही 2 लिख लीजिए, मैं यहाँ पर 3 दे दिया हूँ, आप लोग 2 ही लिखिएगा, ठीक है। तो आपको 2 लिखिएगा तो 2 में 2 दे देगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है।
वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो चलिए इसका हम लोग अभी आंसर देख लेते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता, चलिए वर्ण विक्षेपण, हाँ तो 6 नंबर देख लीजिए, यही है वर्ण विक्षेपण क्षमता का आंसर। तो आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, एक बार बोल देते हैं। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 दे देगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। सूक्ष्म तरंगे क्या है? सूक्ष्म तरंग ना, तो चलिए सूक्ष्म तरंग का परिभाषा देख लेते हैं। सूक्ष्म तरंगे ना, हाँ तो देख लीजिए, ये लिख लीजिएगा, आंसर है ये सूक्ष्म तरंगे का। कह रहा है सूक्ष्म तरंगे उसे कहते हैं जिनका तरंगदैर्घ्य 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर होती है तथा इसका उपयोग रडार प्रणाली में किया जाता है। इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 में 2 फिक्स है, दे देगा। देख लीजिए, ऐसे तो यहाँ तक लिखिएगा, सूक्ष्म तरंगे उसे कहते हैं जिनका तरंगदैर्घ्य 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर होती है, उसे ही कहते हैं सूक्ष्म तरंग। चलिए आप लोग सूक्ष्म तरंगे 9 नंबर लिख लिए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देख लेते हैं कितना हो गया होगा, 5-6 तो हो ही गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 हो गया था। चलिए अब देख लेते हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंग 11 नंबर का आंसर अभी हम देख रहे हैं। चलिए लिखिए आप लोग, तो 11 का आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ से लिखिएगा, विद्युत आवेश से दिक स्थान में दोलन कर रहे विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है तथा इससे से दोलन कर रहे चुंबकीय क्षेत्र की तथा इसे पुनः विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार दोलन कर रहे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को पूर्ण उत्पादित करते रहते हैं, जिसके कारण दिक स्थान में जो तरंगें उत्पन्न होती है उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। इतना लिखना है आप लोगों को, ठीक ना, यहाँ से। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर हो गया, आप लोग रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं लॉरेंज बल, ठीक ना। ये 12 नंबर लॉरेंज बल क्या है, इसका आंसर चलिए देखते हैं। हाँ तो आप लोग लिखिए लॉरेंज बल किसे कहते हैं। देख लीजिए लॉरेंज बल किसे कहते हैं। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, इस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक ना। इसे चुंबकीय बल भी कहते हैं। लॉरेंज बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल भी कहते हैं। लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के चलने की दिशा की लंबवत होती है। एक बार फिर से बोल देते हैं, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, इस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक ना। ये 12 नंबर का आंसर था, आप लोग लिख लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए लिख लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, ठीक ना। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखें। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लोगों को तर्जनी ये सब याद ही होगा, तो चलिए लिख लेते हैं। तो देख लीजिए ये है चित्र, इसको आप लोग बनाना चाहेंगे बना दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। डायरेक्ट यहाँ से लिखिए, ठीक ना। यहाँ से लिखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, वाम हस्त नियम,
यहाँ से बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियां एक दूसरे के लंबवत फैलाए जाए और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तथा मध्यमा चालक के बहने वाली धारा की दिशा में हो तो उस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल अंगूठे की दिशा में होगा। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगर हम देख लीजिए, हाथ की प्रथम 3 उंगलियां इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत फैलाएंगे कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, मध्यमा चालक में बहने वाली धारा को व्यक्त करेगा, धारा की दिशा को, और उस चालक पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र अंगूठे को दिशा दर्शाएगा। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट 9 क्वेश्चन हो गया है, 9 क्वेश्चन हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 ही बनाने का कहता है। लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे, भांवर धाराएं क्या है, ठीक ना। तो चलिए भांवर धाराएं देख लेते हैं इसका आंसर। भांवर धारा कहाँ गया, कहाँ, हाँ, इसको आप लोग लिख लीजिए। देख लीजिए, भांवर धाराएं किसी चालक के भीतर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में होने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उससे भांवर धारा कहते हैं। एक बार फिर से बोल देते हैं, किसी चालक के भीतर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे भांवर धारा कहते हैं। बस इतना ही लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 दे देगा, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर वाला हो गया। अब देखते हैं 5 मार्क्स वाला। देख लीजिए, ये जो 5 मार्क्स वाला है 21 नंबर क्वेश्चन, इसको एक बनाएंगे। तो पहला है गॉस का प्रमेय लिखें तथा सत्यापित करें। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये पहले ही मैं बता दिया हूँ। गॉस का प्रमेय पूछेगा तो पूछा है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गॉस का प्रमेय लिखें तथा सत्यापित करें। दूसरा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम की व्याख्या करें। इसको भी मैं पहले से ही बता दिया हूँ, इसको भी आप लोग लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए लास्ट है 25 नंबर, निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो इसको भी मैं पहले ही बता दिया हूँ, तो तीनों आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा, ठीक है। तो सब क्वेश्चन ख़त्म हो गया, आप लोग बना दीजिएगा अच्छे से।